आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सब के जाने पहचाने सवाल से शुरू होती है। स्कूल के वो दिन याद हैं जब कोई मुश्किल सवाल मतलब अपनी डेस्क पर हल ही नहीं होता था, दिमाग घूम जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पर बुलाते थे, अचानक से पता नहीं कैसे सब कुछ साफ हो जाता था और सवाल हल हो जाता था। ये तो हम सब ने महसूस किया है। तो क्या ये सिर्फ सबके सामने अच्छा परफॉर्म करने का दबाव था या इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग इससे बस आत्मविश्वास की बात मानकर छोड़ देते हैं। सही कहा। तो हमारे पास शिव नारायण का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुआ है। ये लेख एक अनोखे सिद्धांत के बारे में है जिसे डायनामिक एंड लिविंग ब्लैकबोर्ड इफेक्ट या DALB कहा जाता है। DALB? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक ब्लैकबोर्ड में आखिर ऐसा क्या जादू है। हाँ, और ये विचार सच में बहुत आकर्षक है क्योंकि ये जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है ना, उसे बिल्कुल एक नए नजरिए से देखता है। हाँ, उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से एक नई रोशनी में डालता है। आमतौर पर जब कोई छात्र सीख नहीं पाता तो हम सारा दोष छात्र पर डाल देते हैं या फिर पढ़ाने के तरीके पर। हाँ, या पढ़ाने के तरीके पर। लेकिन ये लेख एक तीसरा पहलू सामने लाता है, वो जगह, वो माहौल जहाँ सीखने की कोशिश हो रही है। अच्छा, लेख कहता है कि समस्या शायद छात्र में है ही नहीं बल्कि उस डेस्क में है जिस पर वो बैठा है। आज हम इसी स्पेस ड्रिवन नॉलेज ट्रांसफर मतलब सीखने में जगह की भूमिका को समझेंगे। लेख की शुरुआत उसी क्लासिक उदाहरण से होती है। 8वीं या 10वीं का कोई छात्र है, गणित के सवाल में अपनी डेस्क पर बुरी तरह उलझा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे बोर्ड पर बुलाया जाता है वो उसे बड़ी आसानी से हल कर देता है। लेखक का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है जो उन्होंने सालों तक देखा है। और यहीं पर डैल्बे का सिद्धांत सामने आता है। ये कहता है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि एक न्यूरोसाइंटिफिक यानी दिमागी बनावट से जुड़ी घटना है। अच्छा, यहाँ सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि सीखने में विफलता के लिए छात्र को दोष देने के बजाय सीखने के माहौल पर सवाल उठाया जा रहा है। डेस्क पर उलझन और बोर्ड पर स्पष्टता ये दिखाता है कि छात्र के अंदर ज्ञान की कमी नहीं थी बल्कि उस ज्ञान को बाहर लाने के लिए सही माहौल नहीं था। बिल्कुल, सही माहौल की कमी थी। लेख में 2 तरह की जगहों की बात हुई है, हाई डेफिनेशन बोर्ड स्पेस और लो डेफिनेशन डेस्क स्पेस। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये सिर्फ आकार की बात है? मतलब अगर मैं अपनी डेस्क पर एक बहुत बड़ी ड्राइंग शीट रख लूं तो क्या मुझे वही फायदा मिलेगा जो ब्लैक बोर्ड पर मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल। हाँ, या फिर खड़े होने और चलने फिरने में कोई राज छुपा है? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये सिर्फ आकार के बारे में नहीं है। एक लो डेफिनेशन डेस्क स्पेस में आप बैठे हैं, झुके हुए हैं, आपकी नजर का दायरा सीमित है और आपका शरीर लगभग स्थिर है। हाँ, एक ही जगह पर फोकस रहता है। बिल्कुल, आप समस्या के एक छोटे से हिस्से को बहुत करीब से देख रहे होते हैं। वहीं हाई डेफिनेशन बोर्ड स्पेस में कई चीजें एक साथ बदल जाती हैं। आप खड़े होते हैं, आपका शरीर सक्रिय होता है, एक्टिव हो जाता है। हाँ, आप समस्या से एक कदम पीछे हटकर उसे पूरी तरह से एक बड़े कैनवास पर देख पाते हैं। आप चल फिर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। ये शारीरिक गतिविधि ही असली जादू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई डेफिनेशन स्पेस है ये हमारे दिमाग पर से वो बोझ कम कर देता है जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। जब आप बोर्ड पर लिखते हैं तो आप अपनी सोच को एक तरह से बाहरी रूप दे देते हैं, उसे एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। बिल्कुल, उसे एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। जो कुछ भी आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है वो अब आपकी आंखों के सामने एक बड़ी ठोस जगह पे होता है। इससे आपको ब्रेन पेज मैप्स बनाने में मदद मिलती है। ब्रेन पेज मैप्स? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का रास्ता याद रखने के 2 तरीके हैं। एक, कोई आपको फोन पर रास्ता बताए, और दूसरा आपके सामने उस शहर का नक्शा हो। सही, नक्शा हमेशा ज्यादा आसान और साफ होता है ना? हाँ, बिल्कुल। बोर्ड पर समस्या एक नक्शे की तरह बन जाती है जिसे आप देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं और उसके साथ खेल सकते हैं। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में हैप्पीनेस क्लासरूम नाम के एक मॉडल का जिक्र है। हाँ, इसकी कल्पना करना भी मजेदार है। एक बड़ी क्लास जिसमें 7 छोटे छोटे स्कूल हों जिन्हें मिनिएचर स्कूल कहा गया है, और हर मिनी स्कूल का अपना व्हाइट बोर्ड। हाँ, और साथ में एक बड़ा सेंट्रल बोर्ड भी। लेकिन जो नियम मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो था कोई पढ़ा नहीं रहा है। हाँ। एक मिनट, कोई पढ़ा नहीं रहा है, ये सुनने में तो बिल्कुल मतलब अव्यवहारिक लगता है। अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता तो वो कहाँ से शुरू करेगा? क्या क्लास में अराजकता नहीं फैल जाएगी?
ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये हमारे पारंपरिक क्लासरूम की सोच को जड़ से हिला देता है। इस मॉडल में पढ़ाना बंद नहीं होता, बस उसका तरीका बदल जाता है। तरीका बदल जाता है, ओके। बोर्ड का इस्तेमाल लेक्चर देने या जानकारी उगलने के लिए नहीं होता, बल्कि समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया को सबके सामने लाने के लिए होता है। अच्छा, प्रक्रिया को। हाँ, जब एक छात्र अपने मिनी स्कूल के बोर्ड पर सवाल हल करता है, तो वो केवल अपना काम नहीं कर रहा होता। उसकी पूरी प्रक्रिया, कहाँ से शुरू किया, कौन सा कदम उठाया, कहाँ गलती हुई और उसे कैसे सुधारा, सब कुछ उसके साथियों के लिए पारदर्शी हो जाता है। वाह, तो मतलब छात्र एक दूसरे को काम करते हुए देखकर सीखते हैं, किसी लेक्चर को सुनकर नहीं। ठीक यही। और इस प्रक्रिया में वो सवाल हल करने वाला छात्र अनजाने में ही अपने साथियों के लिए एक छोटा शिक्षक या स्मॉल टीचर बन जाता है। मतलब वो बोलकर नहीं सिखा रहा। नहीं, वो करके दिखा रहा है। ये एक मूक शिक्षण है। और जहां तक अराजकता की बात है, तो एक बड़ा शिक्षक भी होता है जिसके लिए सेंट्रल बोर्ड रिजर्व्ड रहता है। अच्छा। उसका काम लेक्चर देना नहीं, बल्कि इस सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करना, मुश्किल पड़ने पर मदद करना और ये सुनिश्चित करना है कि ज्ञान का प्रवाह सही दिशा में हो रहा है। तो ये तो शिक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां ज्ञान अपने आप साझा हो सके। बिल्कुल। पर ये नकल करने से कैसे अलग है? क्या बच्चे सिर्फ एक दूसरे का जवाब कॉपी नहीं कर रहे होते? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेख इसे मोटर ड्रिवन नॉलेज ट्रांसफर कहता है। मोटर ड्रिवन यानी गति या क्रिया के माध्यम से ज्ञान का हस्तांतरण। जब दूसरे छात्र किसी को बोर्ड पर सवाल हल करते हुए देखते हैं, तो वे सिर्फ अंतिम जवाब नहीं देखते, वे उस जवाब तक पहुंचने की शारीरिक और मानसिक यात्रा को देखते हैं। हाथ कैसे चला, समीकरण कैसे बना, कहाँ मिटाया गया, कहाँ दोबारा सोचा गया। अच्छा, पूरी प्रोसेस देखते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया उनके दिमाग में छप जाती है। ये बोलकर सिखाने से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। क्लासरूम एक तरह से बात करने की जगह से काम करने की जगह बन जाता है, जहां सीखना एक एक्टिव क्रिया है। बिल्कुल, एक सक्रिय और दिखने वाली क्रिया है, न कि एक निष्क्रिय और सुनने वाली। ये क्लासरूम का मॉडल तो कमाल का है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी ये सवाल घूम रहा है कि आखिर एक बोर्ड में ऐसा क्या जादू है? हमारे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा होता है जब हम डेस्क से उठकर बोर्ड पर जाते हैं? चलिए दिमाग के अंदर चलते हैं। देखिए, ये कोई एक बटन दबने जैसी घटना नहीं है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, डेस्क पर बैठकर जब आप सिर्फ पढ़ या सुन रहे होते हैं, तो शायद ऑर्केस्ट्रा का 1 या 2 साज ही बज रहे होते हैं, जैसे एक बांसुरी। लेकिन जैसे ही आप बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ धुन छेड़ देता है। अच्छा, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। कौन कौन से साज बजते हैं इसमें? सबसे पहले ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, वो वायलिन की तरह सबसे पहले धुन छेड़ता है। ये पूरी समस्या को एक साथ एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता है, टुकड़ों में नहीं। इससे पैटर्न्स और रिश्तों को पहचानना अचानक आसान हो जाता है। और इसके साथ हाथ और आंख का तालमेल भी जरूरी होता होगा, जो डेस्क पर उतना नहीं होता। बिल्कुल, और यहीं पर ऑर्केस्ट्रा में पियानो की एंट्री होती है, यानी हमारा पैराइटल कॉर्टेक्स। अच्छा। ये देखने और हाथ की गति में तालमेल बिठाता है। इसी की वजह से गणित जैसी अमूर्त चीज एक नक्शे की तरह लगने लगती है, जिसे छात्र अपनी आंखों के सामने बना और बदल सकता है। ये अमूर्त को मूर्त रूप दे देता है। तो अब समस्या सिर्फ दिमागी कसरत नहीं रही, ये एक शारीरिक खेल बन गई है। हाँ, और इस ऑर्केस्ट्रा को असली ताल और लय देते हैं ड्रम्स, यानी हमारा मोटर कॉर्टेक्स और सेरेबेलम। वाह। ये लिखने, चित्र बनाने और शरीर के हिलने डुलने को नियंत्रित करते हैं। जब हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो ज्ञान सिर्फ हमारे दिमाग की नसों में नहीं रहता, बल्कि हमारी मांसपेशियों की याददाश्त में भी इनकोड हो जाता है। इसे एम्बॉडीड नॉलेज कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ऐसा ज्ञान जो शरीर का हिस्सा बन गया हो। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि दिमाग पर बोझ बहुत कम हो जाता होगा, क्योंकि सारा काम अब सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि पूरा शरीर मिलकर कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित करता है कंडक्टर, यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। ये वर्किंग मेमोरी और स्थानिक मैपिंग को संभालते हैं। क्योंकि सोच अब बोर्ड पर बाहरी रूप ले चुकी है, इसलिए दिमाग को हर छोटी बड़ी जानकारी को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्किंग मेमोरी पर भार कम हो जाता है और दिमाग असल मुद्दे पर फोकस कर पाता है। बिल्कुल, दिमाग समस्या के समाधान पर बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाता है।
तो जहां डेस्क पर सीखना एक अकेली बांसुरी की तरह है, भाषा आधारित और सुनने पर निर्भर, वहीं बोर्ड पर सीखना एक विजुअल स्पेशियल मोटर एग्जीक्यूटिव लूप को सक्रिय करता है, जो एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हमारा दिमाग इसी तरह काम करने के लिए बना है, देखकर, करके और जगह को समझकर। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का जो सार निकल कर आ रहा है वो मेरे लिए तो काफी चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि हम सालों से गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ। हम हमेशा छात्र को या शिक्षक को दोष देते रहे, जबकि असली दोषी शायद वो छोटी सी डेस्क थी। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि सीखने का माहौल, खास तौर पर हमारी भौतिक जगह, शायद पढ़ाने के तरीके से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ज्यादा महत्वपूर्ण? हाँ, जैसा कि लेख में कहा गया है, सीखना इसलिए विफल नहीं होता कि सीखने वाला कमजोर है, बल्कि इसलिए कि जगह सही नहीं है। डेस्क का लो डेफिनेशन स्पेस हमारे दिमाग की प्राकृतिक क्षमताओं को बांध देता है, जबकि बोर्ड का हाई डेफिनेशन स्पेस उन्हें पंख दे देता है। लेख में 2 बहुत शक्तिशाली रूपकों का इस्तेमाल किया गया है, जो मुझे लगता है इस पूरी बात को हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेंगे। हाँ, और वे इस पूरी अवधारणा को खूबसूरती से समेटते हैं। पहला ये कि बोर्ड सिर्फ एक लिखने की सतह नहीं है, ये दिमाग का एक जीवित विस्तार है। A living brain extension। हाँ, यानी हम अपनी सोचने की क्षमता को अपने शरीर से बाहर उस बोर्ड पर फैला देते हैं। हमारा दिमाग अब सिर्फ हमारी खोपड़ी में नहीं, बल्कि उस पूरे बोर्ड पर काम कर रहा होता है। और दूसरा रूपक ये है कि बोर्ड एक न्यूरल एम्पलीफायर है। न्यूरल एम्पलीफायर? बिल्कुल। ये हमारे दिमाग के उन सर्किट्स को शक्ति देता है जो स्वाभाविक रूप से समस्या समाधान के लिए बने हैं, लेकिन डेस्क पर बैठे-बैठे सुस्त या निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये लेख क्लासरूम और गणित पर केंद्रित है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जब भी मैं किसी बड़ी समस्या पर अटक जाता हूं, तो कमरे में टहलने से या ऑफिस के व्हाइट बोर्ड पर लिखने से समाधान क्यों मिल जाता है। मैं असल में अनजाने में अपने दिमाग को एक हाई डेफिनेशन स्पेस दे रहा होता हूं। ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार देता है। अगर जगह सच में एक न्यूरल एम्पलीफायर है, हाँ, तो हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे ऑफिस में, हमारे किचन में या जहां भी हम कुछ नया बनाने या सीखने की कोशिश करते हैं, क्या हम सिर्फ अपने काम करने की जगह के डेफिनेशन को बदलकर अपनी सोच और अपनी रचनात्मकता को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं?